बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको आज बता रही हूँ। तो थोड़े से जितना भी चैप्टर्स मैं इंक्लूड कर पाऊँगी बेटा, उतने चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको हर हालत में देख के जाना ही चाहिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम अपेयर करने से पहले। बिकॉज़ ये वो क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको एक बार देख के जाना चाहिए। ओके, इनके अलावा और भी देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती, बट इनको पक्का देख के ही जाइएगा, आपके काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको आप पक्का देख लें, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो भी आपका टॉपिक है, इसी में दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आप लोगों को पता ही है, ये लास्ट टाइम है बेटा, अभी बहुत कम समय आपके पास एग्जाम्स के लिए बचे हुए हैं। सो अभी मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी अभी तक सारा पढ़ चुके होंगे। अब जो ये अगर आप वीडियो इसको देख रहे हैं तो आपके दिमाग में जैसे ही ये क्वेश्चन आ रहा है, आपके मुंह में आंसर भी आ जाना चाहिए, आपके ब्रेन में इसका आंसर ऑलरेडी फीड होना चाहिए, मैं ये मान के चल रही हूँ, तब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छे से देखिए, वाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किस में होता है आपको पता ही है, स्कॉटम में टेम्परेचर लो हो इसीलिए, अदर ज़्यादा टेम्परेचर में -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म नहीं सर्वाइव करते हैं, ये इसका मेन रीज़न है। तो मैं भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, आंसर्स आप लोगों को आते होंगे। सो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, इन दोनों के फंक्शंस आपको पक्का पता होने चाहिए। कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, क्या क्या पाया जाता है सेमिनल प्लाज्मा में, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। रोल ऑफ फिमरी का रोल आपको पता ही होगा, ठीक है ना, एग्स कलेक्ट करने के लिए। एक्सपेंड GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ओके। सो ये आपका एक्सपेंड करने के लिए बहुत बार आया हुआ है, जहाँ पे आपको ये बताना होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज सीमेन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपके बेटा ऑलरेडी आ चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय सीमेन। फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा, इसका इंपॉर्टेंट क्या काम है, इसका फर्दर एंट्री को बैन करता है स्पर्म्स की, ठीक है, ये आपने पता होगा। मीनार्च एंड मीनोपॉज, दोनों में अंतर पूछा जाता है, ये स्टार्टिंग फेज होती है मीनोपॉज की और ये आपकी फाइनल फेज होती है, यहाँ से फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल यहाँ पे स्टॉप मानी जाती है मीनोपॉज के बाद, ठीक है ना। प्लेसेंटा का रोल क्या होता है प्रेगनेंसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। प्लेसेंटा का क्या इंपॉर्टेंट होता है, मदर और बेबी के बीच में कनेक्टर होता है, ठीक है, हर चीज़ का एक्सचेंज करना, फूड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, वेस्ट हो, जो भी चीज़ है। जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, बेबी का पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट तक का जो है जेस्टेशन पीरियड कहलाता है। पार्ट्रिशन, ठीक, पार्ट्रिशन रिलीज होने की प्रोसेस। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन, जब बेबी रिलीज होता है तो उस समय जो कंट्रैक्शंस वगैरह वगैरह होती हैं, उसमें आपने पढ़ा है ना, ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी के बाद आता है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्यों बेनिफिशियल है बेबी के लिए, पूछा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज बेबी को डायरेक्टली मिलती हैं। स्पर्मेशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्मेशन की प्रोसेस आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बहुत बार आया है। रोल ऑफ एम्पुलरी एंड स्टमक जंक्शन, ये बहुत बार घुमा करके भी पूछा जाता है कि वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे मेल और फीमेल जो हमारे जर्म सेल्स हैं वो फ्यूज़ करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, ठीक है ना। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है, जब फोइटस अपने आप से जो है इजेक्ट होने के लिए जो प्रोसेस करता है, या जो कुछ हार्मोन्स उस समय ऐसे रिलीज होते हैं जिससे कि फोइटस का इजेक्शन, ठीक है ना, बाहर आने की जो प्रोसेस होती है, तो उसको फोइटल रिजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, इजेक्शन रिफ्लेक्स, ओके। ये भी पूछा गया है बेटा, काफ़ी बार आया है, एक आध बार। वाई डॉक्टर रिकमेंड ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन को कभी ऐसे देते हैं, कभी डायरेक्टली कोलेस्ट्रम करके पूछ लेते हैं। लेबल डायग्राम दिया जाएगा आपको कहीं पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत बार डायग्राम दिया जाता है, उसको लेबल करने को कहा जाता है। अभी हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये कभी 1 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसमें BCG आपका HCG है, HPL है, ठीक है, इनको एक्सपेंड करने को भी आता है, आपकी बुक में दिया हुआ है NCERT में, आप इसको अच्छी तरह से
कर लीजिएगा, ठीक है ना। ह्यूमन कॉरियोनिक, दिस इज कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है, और दूसरा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन होता है, ठीक। और कौन सी चीज़ें हैं, रिलैक्सिन का रोल है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं बुक पकड़ के, बुक को अपने सामने रख के आपको बता रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चैप्टर नाउ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, फैमिली प्लानिंग सबसे पहले कौन सी कंट्री ने करी थी? हमारी कंट्री इंडिया ने करी थी। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1951 में हुई थी। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बेटा, ये सब देख लेना। RCH का, CDRI, MTP, STDs, ART, ठीक है। इनके सारे फुल फॉर्म अच्छी तरह एक्सपैंड करके ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। एमनियोसेंटेसिस क्या है और ये क्या प्रोसेस होती है? सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। क्यों इस पे बैन लगा है? क्योंकि वो गलत ढंग से इसका यूज़ कर रहे थे गर्ल चाइल्ड को चेक करने के लिए। तो ये वाली अच्छा पढ़ लो। वह सहेली कहाँ डेवलप हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, जिस समय पीरियड्स नहीं होते हैं तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। तो मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी के क्वेश्चन में 2 तरीके होते हैं ना, नेचुरल और IUDs, दोनों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेचुरल तरीका एक के ऊपर मैं बता चुकी हूँ, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी बैरियर क्या क्या होते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह वगैरह का यूज़ करना। IUDs को, इसको एक्सपेंड करने को भी आता है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। अब कौन कौन से होते हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस? जो यूट्रस में इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है। कॉपर टी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लूप्स होती हैं, डायफ्राम होती है, तो वो सब चीज़ें अच्छी तरह से देख लो आप लोग। ट्यूबोक्टोमी, वोसेक्टोमी में, वेसेक्टोमी में अंतर क्या क्या होता है? दोनों में, फीमेल में होती है, मेल में होती है। STD करके इसको एक्सपेंड करने को भी पूछा जाता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कौन कौन सी, उनके नाम बताओ, ये क्यों होती हैं, इनको कैसे, इनकी रोकथाम की जा सकती है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीकों से पूछा जाता है। शिफ्ट हो गया, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। ये गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, IUT, ICSI, AI, इन सब के फुल फॉर्म अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर पूछा जाता है। जिफ्ट जाइगोट स्टेज का है, गिफ्ट गैमेट स्टेज का है। इन दोनों को अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, ठीक। मीन बाय इनफर्टिलिटी से क्या समझते हो? जब जो होता है, कपल जो है बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, तो वो इनफर्टिलिटी कहलाती है। इनफर्टिलिटी, टेस्ट ट्यूब बेबी इसमें पूछा जाता है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए ना ये। और इसी में बहुत सी और भी टेक्निक्स आती हैं बेटा आपकी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे होता है, मेल्स में होता है ना, तो ये सारे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से ये मेन क्वेश्चन हैं जो आपके आने के चांसेस रहते हैं। उसी में से नेक्स्ट चैप्टर, मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेंडल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल कौन थे, क्या थे, हल्का फुल्का इनका आइडिया रखना चाहिए आपको। और इन्होंने 2 क्रॉस दिए थे ना, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, दोनों क्रॉसेस को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दोनों का रेशियो पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड में 3:1 था, डाईहाइब्रिड में 9:3:3:1 का रेशियो है। इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और मेंडल ने 3 लॉ जो हमें दिए थे ना, 2-3, ठीक है, उनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या है, तो तीनों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और कब बहुत बार पनेट स्क्वायर बनाने को दे दिया जाता है, ठीक है। टॉल, और इसमें मोनोहाइब्रिड में क्या किया था उसने, 2 दिए, एक ही उसको लिया था ना, एक ट्रेट लिया था दोनों जगह, कंट्रास्टिंग ट्रेट, एक ड्वार्फ है तो एक आपका टॉल है। और डाईहाइब्रिड में 2 लिए थे, ठीक है ना, एक सीट का कलर ले लिया था ग्रीन येलो, एक तो है सीट का शेप ले लिया था राउंड रिंकल, तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है। इनके ये याद रखना, ठीक है। और मेंडल ने पी को क्यों चूज़ किया, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट मिले थे उसको। बॉटनिकल नेम क्या होता है पी का, पाइसम सेटाइफम, ये भी याद रखिएगा, ये भी आ सकता है कभी कभी 1 मार्क्स में आता है। फिनोटाइप एंड जीनोटिपिक रेशियो हाइब्रिड क्रॉसेस के। फिनोटाइप और जीनोटाइप से आप क्या समझते हो? फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस में कैसा आ रहा है उनका रेशियो, जीनोटाइप जीन वाइज क्या हो रहा है, वहाँ आपको बताया था, मैं समझा चुकी हूँ एक वीडियो में अपने। कैपिटल है, कैपिटल के हिसाब से दिखा जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ तो इतना डिटेल में नहीं जानना चाहूँगी, आप लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। एलिल्स क्या होते हैं, किसी भी ट्रेट को दर्शाने के लिए 2 जो होते हैं कंट्रास्टिंग एलिल। जीन्स और क्रोमोसोम में क्या सिमिलरिटीज है, क्या अंतर है, ये चीज़ों को अच्छा से देख लीजिए। आपके NCERT की बुक में लिखा हुआ है, कभी कभी पूछ व्हाट इज जीन भी आ जाता है कभी कभी।
मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड में क्या अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या मेंडल ने किस टाइप से मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड को डिफरेंशिएट किया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल के समेत आपको देना होगा। रेड और वाइट किया था तो पिंक दिख गया था ना। को डोमिनेंस क्या होता है, ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दे करके, ABO ब्लड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल देखिए, एक साथ 3 रह रहे हैं, ठीक है, और इनके वो आने चाहिए। और इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, कोई भी दे दिया जाएगा, मदर A ग्रुप की है, फादर B ग्रुप का है, तो आपको फिर क्रॉस बनाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से उसके पॉसिबल क्या क्या ब्लड ग्रुप होते हैं वो चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज क्या होता है, जब लिंकेज अगर टाइट है तो रिकॉम्बिनेशन वीक होगा, रिकॉम्बिनेशन अगर वीक है तो लिंकेज टाइट होगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा जाता है। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस से क्या समझते हो, अलग अलग हो गए। होमोजाइगस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के आने के चांसेस रहते हैं। पनेट स्क्वायर किसने डेवलप किया था, किसने दिया था पनेट स्क्वायर का रेजिडेंट पनेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस टाइम मैं बस आपके पेजेस आगे आगे करके आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए जा रही हूँ, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट में किस टाइप का होता है, एक्सो टाइप का होता है, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल दे देना इसका, ग्रास हॉपर दे देना। उसी में तुम्हारा बर्ड में किस टाइप का मेल हेट्रोगैमेटी कहाँ देखने को मिलती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा आपका। ओके, मेल हेट्रोगैमेटी कहाँ देखने को मिलेगी, ये भी आप लोग कर लीजिए। इट्स बेटर कि मैं आप लोगों को बुक के उससे समझा देती हूँ बेटा, बुक को देख करके ज़्यादा जल्दी और क्लियरली कर लेंगे। देख लीजिए, ये मेल हेट्रोगैमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक एक्स था, एक में एक्स है, एक में वाई है ना, एक एक्सो, ये अलग अलग है ना, दोनों में मेल बता रहे हैं एक्सो, और वैसे ही ह्यूमन में एक्स और वाई अलग अलग है ना, दोनों मेल की कंडीशन में होती है, तो ये मेल हेट्रोगैमेटी होगी। फीमेल के केस पे भी होती है, एक बर्ड्स में होती है, ठीक है ना, बर्ड्स में जो होती है फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है। म्यूटेशन क्या होता है, बहुत छोटा सा, वैसे ही आप लोगों को आ आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पूछा, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहाँ पे देखने को मिला है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये पूछा जा सकता है, या फिर आपका पॉइंट म्यूटेशन देखा जा सकता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल पूछ लिया तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जांपल पूछ लिया, ठीक है, तो उसमें पूरा का पूरा वही डिलीट हो जाएगा, एक पर्टिकुलर 2-3 उसका बेस पेयर ना DNA का, वो या तो पूरा ही एक पर्टिकुलर डिलीट हो जाएंगे या फिर इंसर्ट हो जाएंगे। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में है। कैटेगरी एनालिसिस शायद आप लोगों का इतना नहीं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के थोड़े से एग्जाम्पल समेत पक्का पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हीमोफीलिया क्या है, इनको देख लीजिएगा आप लोग। मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, तो ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से देखे जाइए, ठीक है ना। मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया और आपका क्रोमोसोम्स में ऊपर नीचे है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और जहाँ पे मेंडल की चीज़ों को जो दर्शाता है कि फर्स्ट में नहीं दिख रहा, सेकेंड में दिख रहा है, इस टाइप के जो ट्रेड आते हैं तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आ गए। थोड़ा सा इसमें आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हीमोफीलिया के बारे में पढ़ लीजिए, क्वीन विक्टोरिया को पहले हुआ था, और इसमें क्या चीज़ होती है, इस बीमारी में होता क्या क्या है, ब्लड नहीं रुकता ना। दूसरा सिकल सेल एनीमिया को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल की टाइप का बन जाता है ना ब्लड का, तो इसमें भी कभी क्रॉस आ जाता है बेटा, इसमें भी कभी कभी क्रॉस आ जाता है। पर एक चीज़ आप ध्यान दे दीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया तभी होगा जब HB हीमोग्लोबिन में एक में S है, सिकल सेल को इंडिकेट किया, दूसरे में भी S है, तभी जाकर के उसमें बीमारी है, अदरवाइज कैरियर होता है, ठीक है। इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप लोगों को देख लीजिए। ये पता ही है ना सिकल सेल एनीमिया की 6 वैलिन जो है 6 पोजीशन की जो है उसमें चेंजेस, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है ना, उसकी वजह से हो जाता है। फेनिल कीटोन्यूरिया क्या होता है, हल्का हल्का हर चीज़, सारी की सारी जितनी भी हैं, क्योंकि ये डिफाइन करके आती हैं, छोटा सा एक शॉर्ट नोट करके बनाने को आ जाता है। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जब नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं, पॉलीप्लॉइडी हो गई। डाउन सिंड्रोम को देख ले, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखो डाउन सिंड्रोम में पूछ लिया आपका ट्राइजोमी कहाँ देखने को मिलती है डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 में देखने को मिलती है। ये तो ये किसने किया था, लैंगडन डाउन ने किया था, कभी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में ये चीज़ पक्का याद करके जाइएगा, XXY मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से ये कैरोटाइप 47 देखने को मिलेंगे इसमें, XXY करके इस टाइप से। ये टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, इसमें स्टेराइल वगैरह वगैरह होते हैं ना, इसमें क्या होता है 1 क्रोमोसोम कम होता है, तो इसमें XO करके, ठीक है ना, 0 मान लो इसको, तो ये 45 ही होंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम में। एक ही कुछ हल्की हल्की चीज़ें हैं, क्योंकि अब आपको क्या है लास्ट मोमेंट में सिर्फ एक टच देना है, समझना है कि मैंने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन समझ लीजिए क्या होता है, RNA का बनना DNA से, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, हल्का सा न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं,
हैं, पॉलीन्यूक्लियर ये आपको पक्का पता होना चाहिए, प्यूरिन ये बेस पेयरिंग आपको पक्का पता होनी चाहिए, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेस पेयरिंग पता होना चाहिए, ए का एडेनिन किससे मिलता है, एडेनिन, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पक्का होना चाहिए। एडेनिन हमेशा थाइमिन से मिलेगा, ग्वानिन हमेशा क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से मिलेगा। आरएनए में क्या चीज़ें होती हैं, आरएनए में क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है ना, ठीक है, तो डीएनए में थाइमिन होता है तो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, इससे पहचान हो जाती है। ये देख लीजिए अच्छी तरह से, फीचर्स देख लीजिएगा डीएनए के, ठीक है ना, क्या क्या फीचर्स होते हैं, आरएनए के क्या क्या फीचर्स होते हैं, डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल बनाया गया, आरएनए में क्या कमी रह गई थी, प्रोटीन किस तरह इसके ग्रुप से आउट हो गया था, हल्का हल्का सा हर चीज़ को अच्छी तरह से करते हुए जाइए आप लोग। और ये इसका ये पक्का दे, सेंट्रल डॉगमा क्या था, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है ना, इसमें क्या था वो आपका डायग्राम दिया हुआ है ना एक सीबीएसई की बुक में, इस टाइप से ये डीएनए करके, डीएनए से क्या बनना है, मैसेंजर आरएनए बनना है, फिर प्रोटीन बनना है, ये बताया है ना। हाँ, तो ये वाली चीज़ को डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, आरएनए किस में पैक होता है, हिस्टोन में पैक होता है। एक ही चीज़ को देख लीजिए, हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन में क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से प्लस चार्ज होता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब मैं कह रही हूँ तो अच्छी तरह से सुनिए, और हो ना हो देखिएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे अगर आप अच्छी तरह से सुनते हैं तो, क्योंकि सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ आप इसको लिख सकते हैं, और अदरवाइज मैं जैसे बता रही हूँ आप उस ढंग से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये हिस्टोन के बारे में हल्का सा कर लो, ये चीज़ कर लेना, और उसके अलावा और क्या है तुम्हारा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बहुत ही वो था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, किसने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था, क्या क्या कहा था, एस और आर 2 स्ट्रेन लिए थे, निमोनिया किस्म क्यों होने के क्या कारण थे, आर स्ट्रेन में क्यों नहीं हो रहा था, पॉलीसेक्राइड की चेन थी ना, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको अच्छे से। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये किसने पुष्टि करी थी, आपके हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट ने करी थी। तो हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट भी अपना अकेले में पूछा जाता है, ठीक है ना, हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसने क्या किया था, सल्फर लिया था और एक जगह आपका फॉस्फोरस दिया था, ठीक है ना, तो दोनों से अंदाजा आ गया था, क्योंकि जो आपकी रेडियो एक्टिव पी है वो यानी कि आपका डीएनए को इंडिकेट करता है, एस जो है आरएनए को इंडिकेट करता है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से देख चुके हैं आरएनए में। उसके अलावा थोड़ा सा रेप्लिकेशन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, हाँ, और ये वाला डायग्राम देख करके जाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। और एग्जाम में क्या होता है, एक ही आपको स्ट्रेन दी गई होगी, एक स्ट्रैंड दी होगी, दूसरी आप बना सकते हो, तो वो आपको तब बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी अगर आपको ये चीज़ पता है कि ए किसके साथ जुड़ता है, जी किसके साथ जुड़ता है, अगर आरएनए के केस में किसके साथ जुड़ेगा, डीएनए के केस में किसके साथ जुड़ेगा। तो ये वाला आपका बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरह से देख के जाइए। एक्सॉन इंट्रॉन दोनों इंपॉर्टेंट है, मोनोसिस्ट्रॉन पॉलीस्ट्रॉन सिस्ट्रॉन, इनको देख लेना। सिस्ट्रॉन क्या होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो किसी पॉलीपेप्टाइड को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मोनो और पॉली हो गया, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन्स क्या होते हैं, जिनको ऐड करते हैं बाद में और फिर उससे एक प्रॉपर बनेगा हमारा ना प्रोसेस्ड आरएनए बनेगी। तो वहीं पे इंट्रॉन्स क्या होती है, जो हम हटा देते हैं, ठीक है ना, निकाल देते हैं, ये चीज़ें भी आपने करी थी। और प्रमोटर कौन सा होता है, ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रमोटर में कौन आके जुड़ेगा, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपका है स्टॉप कोडोन्स में, ये कोडोन में ये देख लीजिएगा, इसमें तीन चीज़ें हैं जो आपकी स्टार्टिंग में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और लास्ट में कौन सी होती हैं, ये आपको स्टॉप कोडोन पक्का पढ़ के जाना, यूजीए हो गया, यूएए हो गया और यूएजी हो गया, ये तीनों की तीनों बेटा स्टॉप कोडोन को इंडिकेट करती हैं, ये पूछा गया है, ये आता है अधिकतर, ठीक है। तो इसमें पॉइंट म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेम शिफ्ट भी आपने पिछले वाले चैप्टर में बताया था, मैंने इसमें भी बता रही हूँ, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन देखो पूरा एक ही शिफ्ट ही हो जाएगा, तो उसका वो जैसे रामेज ये कैप हो गई है नॉर्मल, पहले थी रामेज रेड कैप, पूरा रेड ही हट गया तो कैप बन गया वो सीधे। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, ये वाला डायग्राम आता है बेटा आप लोगों का, ठीक है ना, टीआरएनए का ये डायग्राम आता है बहुत बार, इस डायग्राम को लेबल करने को आता है, ये डायग्राम देख ले जाइए। ट्रांसलेशन के, हर किसी अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड की चेन बनना, यूटीआर फुल फॉर्म में पूछा जाता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स को, ये चीज़ें आती हैं तुम लोगों की। और जीन रेगुलेशन में ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैक ओपेरन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैक ओपेरन, इस क्वेश्चन
क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल स्किप मत करिए। और ये वाला डायग्राम भी बहुत बार क्या होता है, लैकोपेरन नहीं आया तो ये डायग्राम दे दिया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को खुद ही लेबल करने को आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, लैकोपेरन को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 2 चीज़ें हो गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है, कितने साल लगे थे, 13 ईयर्स लगे थे, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, कुछ उतना ज़्यादा नहीं आता। BAC और YAC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। येस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वाला कुछ है। ESTs भी पूछा गया है बहुत बार है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ये चीज़ें भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, उसके अलावा और क्या है, ह्यूमन जीनोम को इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, SNP करके इसको एक्सपेंड करने को आया है कभी कभार। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म के से क्या समझते हो, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, इसको कर लेना। रेपिटेटिव DNA हल्का सा ये डिफाइन करके छोटा सा ब्रीफ नोट करके कभी आ गया है। रेपिटेटिव DNA से क्या समझते हो, सैटेलाइट DNA से क्या समझते हैं आप लोग। ठीक है, VNTR तो बहुत बार बेटा एक्सपेंड करने को पूछा गया है, VNTR वेरियल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक, ये चीज़ आप कर लीजिए। PCR भी आपको आना चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। DNA फिंगरप्रिंटिंग किसने करी थी, एलेक्स ज़ैफरी ने करी थी, ये क्वेश्चन भी आया है 1 मार्क्स में काफ़ी बार, तो इसको देख लीजिए। देखिए ऐसे एक लंबी आपको स्ट्रैंड दी होगी, दूसरी स्ट्रैंड आपको बनानी होगी। ठीक है ना, मैसेंजर RNA, TNN RNA, ये रेपिटेटिव सैटेलाइट DNA वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों ये छोटे छोटे जो इसमें दे रखे हैं आप लोग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्या समझते हो, शॉर्ट नोट्स वाले आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, इवोल्यूशन आप लोगों के उसमें अभी आई डोंट सपोज कि आ रहा है इस बार। ठीक है, इवोल्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग चलिए इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में हेल्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, या फिर कभी कभी डिफ्रेंशिएट, पर कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। पैथोजन पैरासाइट में क्या अंतर है करके, और ये पक्का कर लीजिएगा, टाइफाइड कौन सी किसकी वजह से होती है, उसका एजेंट क्या है। इनके बहुत सारी बीमारियां हैं बेटा, ये बीमारियां किसकी वजह से होती है। हाँ, ये बीमारी माइक्रोब का पर्टिकुलर नाम वायरस है या बैक्टीरिया है। ठीक है, उसका और इसको होने के कारण क्या है, और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है। कहीं कहीं पे ये कौन सा टेस्ट किया जाता है इसको चेक करने के लिए, तो जैसे आपका ये टाइफाइड है तो विडाल टेस्ट करते हैं। कौन है इसका, सैल्मोनेला टाइफी है बीमारी, टाइफाइड होती है। ठीक है, और ये कहाँ इफेक्ट करता है, टारगेट ऑर्गन भी पूछा जाता है हाँ इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये पक्का याद करिएगा, हर बीमारी का याद करिए बेटा। बेटी न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होती है, साथ ही साथ में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी है। ठीक है, और ये किसको करती है, तुम्हारे एल्वियोलिस को इफेक्ट करती है, लंग्स नहीं एल्वियोलिस को इफेक्ट करती है। थोड़े से इसके सिम्टम पक्का देख लीजिए। ठीक है, कॉमन कोल्ड में क्या है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है, हाँ मैलिग्नेंट मलेरिया। अब इसमें हीमोजोइन सिक्रिएट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि वो कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से एकदम से ठंडा सा लगना, हाई फीवर हो जाता है, तो वो है हीमोजोइन नाम का। ठीक है, या ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है कि हीमोजोइन का इफेक्ट क्या होता है। क्लियर, तो इसको करना। टारगेट कहाँ पे होते हैं, लीवर सेल में ये वो होंगे, मल्टीप्लाई होते हैं, फिर RBC को अटैक करते हैं, फिर RBC तोड़ते हैं, फिर गैमेटोसाइट बनेंगे, उससे फिर स्पोरोजोइट्स बनेंगे। सलाइवरी ग्लैंड में वो करता है, ये स्टोर करके रखता है। एमीबिएसिस, एमीबिक डिसेंट्री किसकी वजह से होती है, एमीबिएसिस। ये सिम्टम क्या क्या होते हैं, एस्केरियसिस। ठीक है ना, क्या होता है वो एक आपका सीधे एस्केरिस का है ना, एस्केरियसिस पैरासाइट है ना। ठीक है ना, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। वाउकेलिया, फाइलेरियल वॉर्म, जैसे फाइलेरिया भी होता है। एलिफेंटाइटिस, फाइलेरियसिस भी कहते हैं इसको, लोअर लिम्ब सारी सूज जाती हैं इस टाइप से। रिंग वर्म किसकी वजह से होते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटम एंड इपीडर्मोफाइटन। ठीक है ना, ये चीज़ें देख लो आप लोग हल्का फुल्का। एयरबॉर्न डिजीजेस कौन कौन सी होती है, ये पूछा जाता है। न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड होता है, एयरबॉर्न जो हवा से फैलती है एक दूसरे को, कौन कौन सी है ये देखो, ये पक्का कर लेना। ये देखो एडीज मॉस्किटो है, ये डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है इसकी वजह से, इनको अच्छा कर लेना। उसका तो सबको पता ही है तुम्हें। अगर कौन सी वो है देखो, ये फिश जैसे गैम्बूसिया फिश डाल दी तो वो खा जाती है फिर मच्छरों को। ठीक है ना, तो इसलिए कौन सी खाती है, ये नेचुरल तरीके के कुछ नेचुरल मीन है। इम्यूनिटी अपने आप में, व्हाट इज इम्यूनिटी, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट क्या क्या होती है उसकी, ये चारों चीज़ें, साइटोकाइनिन बैरियर। इसमें इंटरफेरॉन करके एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरॉन्स। ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं एक प्रोटीन सिक्रिएट करते हैं जिनको इंटरफेरॉन्स कहते हैं। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा गया है बेटा, उसको लेबल करने को आता है।
होता है, H2L2 करके ऐसे लिखा जाता है, यानी कि 2 हैवी हैं 2 लाइट है, ठीक, ये कर लेना। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमन इम्यूनिटी में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं बनती हैं, वो एक एलर्जी के मामले में ये IgE टाइप वाला बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। IgE किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी के लिए है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक, ये चीज़। पैसिव इम्यूनाइजेशन छोटे कोलोस्ट्रम आपको समझते हो, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है। ग्राफ्ट रिजेक्शन से क्या समझते हो, ये सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी करती है ना, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है, तो इसके लिए हमें इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। इम्यूनो सप्रेसेंट दे करके क्या है कि बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट करने का काम करती है। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मतलब बेटा हर चीज़ है, लिम्फॉइड ऑर्गन से आप क्या समझते हो, इसमें WBC जहाँ ओरिजिन हो रहे हैं, तो इसमें बोन मैरो और थाइमस बेसिकली आपकी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये कहीं से भी आ सकता है। बायो बेटा हर लाइन बुक का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन आप ये मान करके चल लो इसको। तो स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन में क्या क्या होता है, लिम्फोसाइट और फैगोसाइट्स होती हैं, ठीक है, ये ब्लड को भी फिल्टर करता है। तो इसको ना रिजर्वायर ऑफ RBC भी कहते हैं। स्प्लीन में जो होता है RBC का रिजर्वायर, तो ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, इतना भी ध्यान रखना। इसके साथ दो दो चीज़ें हुई हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये पूछा जाता है, कभी प्राइमरी पूछ लेते हैं, कभी सेकेंडरी पूछ लेते हैं, तो इनके नाम लिख लेना। स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पियर्स ग्रुप्स हो गए, ठीक है ना, ये सारी एड्स फुल इसको एक्सपेंड कर। मार्ट बहुत बार पूछा गया है बेटा, ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपैंड करने में बहुत बार आया है, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से देख ले। एड्स एक्सपैंड करने के लिए आया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। पहला कब रिपोर्ट हुआ था, 1981 में, किसकी वजह से होता है, रेट्रोवायरसेस की वजह से होता है, ठीक, ये सब चीज़ें। तो ये एलिसा को फुल फॉर्म करने को आया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, तो एलिसा का फुल फॉर्म। एड्स से कैसे बचा जा सकता है, क्यों होता है। कैंसर 2 टाइप के होते हैं, बेनिंग और मैलिग्नेंट, दोनों में अंतर क्या होता है, ये जानलेवा नहीं होता है, ये मैलिग्नेंट जानलेवा होता है। ट्यूमर क्या है, ट्यूमर ही बाद में जो है ये बेनाइन ट्यूमर कहलाते हैं, ये बाद में फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर, फिर कैंसेरियस होता है। ऑन्कोजन, ऑन्को बॉडी कैंसर से जुड़ा हुआ है। एक्सरे, गामा रेज, UV रेज, ये सब क्या करती हैं, कैंसर को बढ़ावा देती हैं। कैंसर डिटेक्शन, कैंसर टेस्ट करने के लिए क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कि जो जो सेल कॉन्टैक्ट में आते रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं उसके असर में आते रहेंगे और वो बीमारी फैलती जाएगी, तो उसको कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक दूसरे, ये नॉर्मली क्या होता है हमारा, इसके लूज करने की वजह से ना फिर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। अब इतना मैं अभी नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। तो बायोप्सी क्या तरीका है, बायोप्सी में टिश्यू ले लेते हैं, उसको चेकअप के लिए भेजते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि उसकी सेल ग्रोथ को देखते हैं बायोप्सी के थ्रू, ठीक है। रेडियोग्राफी क्या होती है, और इसी में हमारी ट्रीटमेंट क्या क्या है, अल्फा इंटरफेरेंस दी जाती है बेटा इसको। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपियोइड क्या होते हैं, इसका ये पक्का याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं इस टाइप से, ठीक है ना। इनके वो बॉटनिकल नेम भी पूछे जाते हैं बेटा। ओपियम, पॉपी, पॉपी का क्या होता है बॉटनिकल नेम करके, पेपेवर सेमनीफेरम, है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, हीरोइन किससे निकाली जाती है, आपकी मॉर्फिन ये ओपियोइड से निकाली जाती है ना, इसी को स्मैक भी तो कहते हैं, ठीक है। और ड्रग्स में कैनाबिनॉइड्स आते हैं, कोका एल्कोलॉइड्स आते हैं, ये सारी चीज़ें ड्रग्स के नाम पूछा गया। सिडेटिव की तरह किस किस को यूज़ करते हैं, सिडेटिव यानी कि एकदम से एक कैनाबिनॉइड, इसका बॉटनिकल नेम पक्का सबके कर लेना, ठीक है ना। LSD करके भी बोला, लेसर्जिक एसिड्स, इनको LSD कहते हैं। ये आपके यहाँ पे अच्छी तरह से, ये धतूरा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, मतलब उसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है धतूरा का सर, ठीक है। टोबैको क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है इसमें, इसकी वजह से एकदम से कीड़े ईड़े नहीं लगते हैं जहाँ भी है, BP बढ़ाता है। अडल्सन से आपके समझ, विड्रॉल सिंड्रोम अपने आप में है, जब कोई नशा छोड़ता है तो उसके बाद जो उसको बेचैनी होती है उसी को विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। बहुत हल्के में कहीं कहीं पे जहाँ पे पॉसिबल होता है वो करेंगे। सिरोसिस क्या होता है, पूरी तरह से छल नहीं हो जाना, किसी ऑर्गन का खराब हो जाना, लीवर पूरा डैमेज हो जाता है तो उसको सिरोसिस कहते हैं। लीवर क्या, तो लीवर सिरोसिस हो। और प्रिवेंशन एंड क्योर, कभी कभी ये एक, अब आप लोगों के बच्चों कितने अवेयर होकर के कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या हमें प्रिवेंशन करनी चाहिए, क्या क्योर करनी चाहिए। तो इनके जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है ये याद कर लीजिए, अंदर आप उसके नोट्स को बना सकते हैं। क्लियर। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये अभी आप लोगों के उसमें नहीं है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, नेक्स्ट चैप्टर। बेटा अगर अभी भी आप लोगों के पढ़ रखा है, बस आप रिवीजन बहुत अच्छा सा कर लीजिए। 1 या 2 दिन में अगर इन सारे टर्म्स को देख करके जाएंगे, नो डाउट आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। लैब का फुल फॉर्म करने को पूछा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। मिल्क में क्या, कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन, क्योंकि वो यहाँ पे है लिखा हुआ कहीं ना कहीं, आप लोग कितना ध्यान से पढ़ते हैं
दोनों ही बात अलग है। मिल्क प्रोटीन केसीन होती है, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रॉकफोर्ट चीज़ जो कि बेटा आपके फंजाई से बनती है, अधिकतर चीज़ बैक्टीरिया से बनती है पर ये फंजाई से, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्विस चीज़ किसकी वजह से होती है? पेपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी की वजह से, ठीक है ना। तो बैक्टीरियम कौन सा है? बैक्टीरिया के नाम पढ़ के जाइएगा अच्छी तरह से। टोडी क्या होता है? एक फर्मेंटेड सैप ड्रिंक है ये, ठीक है ना, जो वो फर्मेंटेशन से बनता है। तो ये सारी अच्छी तरह से देख लो। इंडस्ट्री में फर्मेंटर्स हल्का सा पता होना चाहिए, बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं उनको फॉर्म। इसमें आपका ये पक्का पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रिंक जो है, बेवरेज जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन के होता है और कौन विद डिस्टिलेशन। वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन है, वहीं विस्की ब्रांडी रम जो होता है वो डिस्टिलेशन से है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी। एंटीबायोटिक्स में किसने सबसे पहले किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम नोटेटम इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, ये अपना एक माउल्ड है, ठीक, ये वाला। तो ये 3 भी कर लेना। फ्लेमिंग चेन, ये फ्लोरी एंड चेन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, दिमाग में रहना चाहिए कि ये इसमें से भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि एसिटोबैक्टीरिया एसिटाई, इससे क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिकुलम से क्या मिलता है? ब्यूट्रिक एसिड मिलता है। तो जितने भी ये एसिड है ना, लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा? लैक्टोबैसिलस से मिलेगा, ठीक है। जितने ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों जो होता है, हम लोग जो मार्केट से खरीदते हैं जूसेस एंड और बॉटल जूसेस, वो बड़े साफ दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? पैक्टिनेस एंड प्रोटीएसेस की वजह से, ठीक है। क्लॉट बस्टर का काम कौन करता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस करता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इम्यूनोसप्रेसेंट, अभी पीछे वाले में पढ़ा था, इस नाम को पक्का याद करके जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। साइक्लोस्पोरिन, ठीक है ना, साइक्लोस्पोरिन ए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो पक्का पढ़ के जाइए इसको, ये बहुत जगह आता है। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवेज ट्रांसफर। ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाला भी इसमें एक क्वेश्चन है, देखो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? अपने आप में एक यीस्ट है, मोनास्कस परप्यूरियस, ठीक है, ये देखिए, तो इसको करके जाइए। एसटीपी के ये दोनों तरीके पढ़ के पक्का जाइएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ठीक, इसको कर लीजिए। फ्लॉक एक छोटे से उसमें आता है, वो डू यू मीन बाय फ्लॉक्स करिए। बीओडी एक्सपेंड करने को आता है। एक्टिवेटेड स्लस से आप क्या समझते हो? सेम वही है जैसे वो दही जो हम लोग लेते हैं ना, स्टार्टर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। एनारोबिक स्लश डाइजेस्ट, और ये यमुना एक्शन, गंगा एक्शन प्लान में कभी कभी शॉर्ट नोट टाइप का आ जाता है। मीथोनाजन बैक्टीरिया का काम है। बायोगैस में एक छोटा सा कभी नोट आ जाता है बनाने के लिए, ठीक। और बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वेडिसाइड्स, उनको बचाने के लिए। बेटा जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आपका एक हल्का सा रिवीजन भी हो रहा है इन सब चीज़ों से, तो आप इसको रिवीजन के तरीके से भी देखिए। और जो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, अब वो चीज़ों को क्लियर करके हुए जाइए। अभी भी आप लोगों के पास समय पड़ा है कि आप जो है कुछ भी इसमें कर सकते हैं। केवीआईसी भी पूछा गया है बेटा, केवीआईसी फुल फॉर्म में आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तभी मैं आपके सामने बुक रख रही हूँ ताकि पॉइंट को छोड़ूँ ना, जितना हो सके मेरी ध्यान में आ जाए और मैं आपको बता दूँ। तो बायोलॉजिकल बीटी कॉटन करके, बीटी कॉटन क्या है? ये बीटी का फुल फॉर्म बैसिलस thuringiensis, ठीक है, बीटी कॉटन। ये बीटी क्या करता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है। लेडी बर्ड कहाँ डालते हैं? लेडी बर्ड हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, ये सारी की सारी कहीं पे अगर मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, एफिड ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनसे बचाव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वहीं पे जो होती हैं, ये ट्राइकोडर्मा है, ये फ्री लिविंग फंजाई है, ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट तो है ही है, साथ ही में ये जो है प्लांट डिसीजेस से बचाता भी है ये ट्राइकोडर्मा। तो ये सब चीज़ें देख लेना आप लोग। बैक्यूलो वायरस क्या होता है? इसको भी आपका जो है इंसेक्टिसाइड पूछ लिया तो उसमें बैक्यूलो वायरस लिखोगे, ये इंसेक्टिसाइड का काम करता है। ये माइक्रोवेस्ट बायो फर्टिलाइजर में इसमें नाम पूछा जाता है कि बायो फर्टिलाइजर की तरह हम बैक्टीरिया फंजाई किस किस को यूज़ करते हैं? साइनोबैक्टीरिया को। इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन पूछा जाता है, जो एक अपना राइजोबियम है। व्हाट डू यू मीन बाय राइजोबियम? माइकोराइजा, लाइकेन, ठीक है। अब इसमें नाम पूछा जाता है एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सारी क्या करती हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, पौधे को प्रोवाइड करती है। तो ये है, तो न्यूट्रिएंट्स को कहीं ना कहीं बनाए रखती हैं, इनमें कर लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग जो है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, छोटा सा टर्म देख लीजिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हो? शॉर्ट उसमें आता है, ठीक है। डीएनए को रिकम्बाइन कर दिया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, ये सारी इसकी प्रोसेसेस है अच्छी तरह से। ओआरआई, ओरी से क्या समझते हो? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। प्लाज्मिड से आप क्या समझते हो? जो कैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है ना, लेके जाएगा उसको। तो इसका डेफिनेशन भी आपको लिखा है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, ठीक है। इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसी में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब इसमें ना आपका ये पूछा जाता है
मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, देखिए ये मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये, ठीक है ना। तो ये पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इसमें कभी कभी ऐसा एक पूरा का पूरा दे देंगे, ये इको आर आई दे देंगे, तो बताओ इसका क्या मतलब है। तो इको से मतलब है इस ये एस्केरिया कोलाई हो गया, और आर इसका स्ट्रेन हो गया, 1 नंबर पे हो गया, ठीक है ना, 13। तो ये आर किससे है, ये अच्छी तरह से इस वाली लाइन को अच्छी तरह से समझ के जाइए, पढ़ के जाइए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे से पढ़ो और पीछे से पढ़ो, दोनों सेम होते हैं, ऐसी जगह पे कट होता है कभी भी हो, ठीक। तो ये चीज़ें आती हैं। मलयालम इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये इस टाइप का है, बता रखा है। स्टिकी एंड्स जो चिपकते हैं, नॉन स्टिकी जो नहीं चिपकेंगे, ठीक। ये वाली चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। और इसमें से ऐसा कुछ, हाँ ये पक्का पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है ना। सेपरेशन और डीएनए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कैसी होती है, क्या होती है, इसको अच्छी तरह से देख करके जाइए। कौन सा जेल यूज़ करते हैं, एगरोज जेल का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या डालते हैं ताकि ये दिखाई दे। इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं, ठीक है ना, जिससे कि ये एक्सपोजर, जैसे इसमें यूवी रेज रहेंगे तो ये नज़र आने लग जाती हैं। तो स्मॉलेस्ट दूर जाते हैं, लार्जेस्ट आगे की ओर को रहते हैं। तो ऐसे ये चीज़ों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। वेक्टर में इसमें सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में किस किस को इस्तेमाल करते हैं, तो ये है एम्पिसिलिन है, क्लोरफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, ये सारी सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये PBR 322 का ये डायग्राम बहुत बार दिया जाता है, और इस डायग्राम को आपको वो लेबल करने को पूछा जाता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसी में ये वाला इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा आता है, इंसर्ट करते ही इनएक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला। तो इसी में आपका क्या है, ये और क्या क्या आता है इसमें, TI कभी कभी प्लास्मिड इसमें ये तरीके पक्का देख लीजिए, ये देख करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। कि कॉम्पिटेटिव होस्ट को करने के लिए माइक्रो इंजेक्शन से क्या समझते हो आप लोग, बायोलिस्टिक या जीन गन से क्या समझते हो। माइक्रो इंजेक्शन में क्या था, सीधे ही उसको जो है हम इंजेक्ट करते हैं ना, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ना, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में डाल देते हैं, ठीक है। तो और जीन गन में हमने क्या था, बोम्बार्डिंग करी थी, हाँ। तो उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। और ये एंजाइम पूछा जाए, बैक्टीरिया को खाने वाला लाइसोजाइम, ठीक है ना, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल के लिए सेल्यूलेज एंजाइम, फंगस के लिए काइटिनेज। ये 1 मार्क्स पे भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इनको डाइजेस्टिंग एंजाइम्स वाले। हाँ, PCR का फुल फॉर्म ये आपको दे रखा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको बता चुकी हूँ किस टाइप से आपका आएगा, ये ठीक है। और उसमें आपके ये बेसिक, और एक ये थोड़े से इनको देख लीजिएगा, दोनों टैंक्स को देख लीजिएगा, इनको स्टडी करके जाइए, ठीक है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बेटा 1 मार्क्स में कभी कभी नोट जैसा इसमें दिया गया है, पूछो। रिएक्टर्स दिया, बायो रिएक्टर भी पूछे जाते हैं कभी कभी, हाँ आएंगे तो थोड़ी सी नोट दे करके उसका आप बता सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें बेसिकली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस पीछे वाला है। GMO फुल फॉर्म लिखने को भी आता है, GMO के क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब इसमें क्या फ़ायदे हैं, ये सारे हैं, ठीक है। तो इससे ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुई थी, क्या हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन। BT टॉक्सिन से आप क्या समझते हो, बैसिलस थ्रिंजिनेसिस है, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया की क्लोनिंग से ही इसको भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसेक्टिसाइडल है। तो इसमें BT टॉक्सिन कैसे काम करता है ये भी बहुत पूछा जाता है बेटा। ये जो था पौधे में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, पर जैसे ही इसको कोई इंसेक्ट खाएगा ना तो ये उसकी बॉडी में जाके एक्टिव हो जाता है, और उसके जो गट का pH है ना उसको एल्केलाइन बना देता है, और उसके बाद क्या हो जाती है वो चीज़ जो होती है प्रोटीन क्रिस्टल की तरह उसकी बॉडी में सॉल्युबल हो जाती है, और फिर बाद में उसके मिड गट में छलनी जैसे कर देती है सरफेस पे, फिर फाइनली इंसेक्ट मर जाता है। तो ये क्राई प्रोटीन्स करके भी आता है, नोट शॉर्ट नोट्स में आता है क्राई प्रोटीन्स करके। आजकल बहुत सारे क्राई बन गए, क्राई 1AB, क्राई 1AC, क्राई 1-2, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्राई 1AB क्या कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर, ठीक है ना, और क्राई 1AC है, क्राई 2B है, ये कॉटन बॉलवर्म्स को करती हैं, तो ये कर लेना आप लोग अच्छे। RNA इंटरफेरेंस कभी ये भी पूछा गया, RNA इंटरफेरेंस क्या होता है, RNA को इंटरफेयर करते हैं जिससे कि मैसेज ना प्रॉपर मैसेजिंग ना हो, और फिर वो चीज़ प्रोटीन नहीं बनेगी, वो प्रॉपर्टीज नहीं छलकेगी। तो ये RNA मैं बहुत हल्का बता रही हूँ आप लोगों को, अच्छी तरह से आप लोगों को आता होगा, रिवाइज इसको एग्ज़ाम के उस पर बता रही हूँ मैं बेटा, लास्ट मोमेंट है एग्ज़ाम के
को ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों को जीएम ये पूछा गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनती है, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। इस टाइप से दो होती हैं, कट करके हम जो अननेसेसरी पार्ट है उसको कट कर देते हैं और आपस में फिर उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर देना। इली लिली कंपनी थी ना अमेरिका की जिसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है, 1983 में किया था। जीन थेरेपी में एडीए डिफिशियंसी, ये भी पूछा जाता है। एडीए का फुल फॉर्म पूछा जाता है एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक, ये चीज़ है। इसमें क्या था, एक 4 साल की बच्ची को हुआ था जिसमें उसका आरबीसी नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इसको जीन थेरेपी से हो जाता है, इसको जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही जो है जीन थेरेपी की जाती है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये एलिसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, एलिसा टेंस, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस अगर किसी भी चीज़ का हो जाए, जैसे अगर किसी को है भी अगर ये बीमारी, ठीक है, एड्स एंड ऑल की, तो बेबी में ये आ गया आजकल जो है, इसको डिटेक्ट अगर होता है, माँ को पता है, तो बच्चे को बचाया जा सकता है। ट्रांसजेनिक एनिमल करके एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है, जिनको हम लोग अपने उसके लिए मैनिपुलेट करते हैं और यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं उनके डीएनए में। तो ये चीज़ें आ गई हैं, तो इनको कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है हल्का सा पढ़ लेना। GEAC ये फुल फॉर्म आता है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये लेना पड़ता है बेटा एथिकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, तो आया है एग्जाम्स में, इसको ध्यान में। बायोपिरेसी शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है, धोखाधड़ी वगैरह वगैरह से बचने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो इसको ये चैप्टर आपका हो गया। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये वाले डायग्राम को अच्छी तरह से देख के जाइए। डायग्राम आपका ये पूछा जाता है, ये आया है बहुत बार, लेबल करने को है। एबॉयटिक फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इसी में जो होता है यूरी हेलाइंस है, आपका स्टीनो हेलाइन यूरी हेलाइन, यूरी स्टीनो दोनों पता होना चाहिए। ये नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं, ये हाई वाइड रेंज को टॉलरेट करते हैं, ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। हीमोस्टेसिस क्या होता है, कभी कभार ये आ जाता है आप लोगों का, ठीक। और उसके अलावा कन्फर्म, ये छोटे छोटे जो भी। और नेक्स्ट आपका इसी में आता है कंपटीशन हो गया। कंपटीशन में पैरासिटिज्म में क्या होता है, ह्यूमन, इसमें ऐसा पूछा जाता है जैसे ह्यूमंस या फिर के लिवर फ्लूक में जो पाया जाता है, उसका क्या इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, ह्यूमन और लिवर फ्लूक के बीच में, ठीक है ना। तो इस टाइप से पूछेंगे आपसे इसमें क्वेश्चन, कुछ अलग ढंग से नहीं पूछेंगे। गॉस रूल पूछा जाता है, हाँ आपसे गॉस रूल पूछा जाता है, गॉस का कॉम्पिटिटिव में एक्सक्लूसिव क्या है करके, ये देख लेना। तो इनके सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना आप लोग, और कुछ नहीं है। फिगर वास्प के बीच में कैसा रिलेशन होता है, लाइकेन क्या है अपने आप में, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म में ना दोनों को फायदा होता है, ठीक है। ब्रूड पैरासिटिज्म अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। कोयल और क्रो के बीच का ब्रूड पैरासिटिज्म है। कोयल अपने अंडे कहीं और दे देती है और कौवा अपने संभल के पालता पूछता है, लास्ट में उसमें से कोयल के बच्चे निकलते हैं, ठीक। ये चीज, और ये भी आपका पूछा गया है, ये सेक्सुअल डिसीट करके एक क्वेश्चन आता है। ये ऑफिरस जो एक पौधा है ये करता है, मेल जैसा अपियर होता है, ये फीमेल जैसी अपियर होती है, तो मेल आके इसको झकझोर जाता है, बट फाइनली होता कुछ नहीं है, बदले में उसका पॉलिनेशन कर लेता है। तो ये वाला सेक्सुअल डिसीट वाला। और रिवॉर्ड क्या देते हैं, ये क्वेश्चन अपने में आते हैं। इकोसिस्टम ये आप लोगों के उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा, तो इसकी उतना नहीं है। नेक्स्ट इज योर्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में से हल्का से कभी कभार ये वाले आए हैं, तो आप इस वाले को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अमेजन में क्या क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक, इस चीज़ को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। लंग्स कहलाते हैं, ये पर्टिकुलर टर्म है। इक्वेटर के नज़दीक में क्यों वेजिटेशन अच्छी होती है, वहाँ पे क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन है। कभी ये इस टाइप से डायग्राम दे देंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या रीज़न है। पॉल एहरल्च, ठीक है, जिसको स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट भी जो थे आपके, ये पॉल एनरिच, इन्होंने रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस दी थी। क्या कहलाती है ये, इसके बारे में पढ़ के जाना। रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का। ये इनकी ये सब देख लेना, ये पूरा दे देंगे आपको बोलेंगे ये एस व्हाट डज द एस मीन एंड ऑल। एक्सटेंट कौन कौन सी हो गई हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है बहुत। IUCN का फुल फॉर्म भी बहुत बार आया है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना, IUCN। तो उसकी रिपोर्ट देती है बेटा, तो उसके हिसाब से क्या क्या है। ये आपका ये इविल क्वाड्रेट भी आते हैं, ये है 4 1 2 3 4, इनको कहते हैं इविल क्वाड्रेट, ये चारों भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके हो गई हैं। और क्या है, हाँ, नैरो यूटिलिटी